नमस्कार दोस्तों। आपको पता होगा पिछले एक हफ्ते से दिल्ली के अंदर फार्मर्स की प्रोटेस्ट जारी है। सरकार और फार्मर्स आपस में बातचीत कर रहे हैं। लेट्स सी कि उसमें क्या निकल कर आता है। लेकिन इसमें आपको एक चीज तो जानना ही होगा कि ये जो 3 एक्ट हैं इसको वापस लेने की लगातार मांग जारी है फार्मर्स के द्वारा। अब इसमें कई सारे जो वीडियोस हैं दोस्तों वो हम लगातार आपके लिए स्टडी आई के ऊपर लेकर आए हैं। लेकिन यहां पर एक और कॉन्सेप्ट आया है जिसको कहा जा रहा है प्राइवेट मार्केट कॉन्सेप्ट। अब बेसिकली ये जो 3 एक्ट हैं इसके अंदर ये वाला जो आप एक्ट देखोगे जिसका नाम है FPTC, शॉर्ट में कहा जाता है, दैट इज द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन। तो इसी को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है और इसी के अंदर ये जो पूरा मुद्दा है कि जो किसान है वो अपनी फसल को APMC जो मंडी होती है उसके बाहर भी बेच पाएगा। तो जो बाहर का ये जो पूरा मार्केट है उसके बारे में ये पूरा कॉन्सेप्ट चल रहा है, प्राइवेट मार्केट, कोई कह रहा है ऑल्टरनेट मार्केट, कोई कह रहा है ट्रेड एरियाज। तो ये है क्या एग्जैक्टली अभी तक भारत में इसका क्या एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, ताकि हम एक्सपीरियंस के थ्रू समझ सकें कि किस तरफ से ये आगे चल सकता है। तो काफी कुछ जानने को है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर PDF आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है, स्टडी आई के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको दोस्तों बता दूं कि ये जो पर्टिकुलर वर्ड चल रहा है ना, ऑल्टरनेट मार्केट, ट्रेड एरियाज, प्राइवेट मार्केट, ये सभी एक ही तरह के वर्ड हैं, ठीक है। इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना, अगर कहीं पर भी ये चीज दिखता है इसका जो मतलब है वो लगभग सेम है। अब इसका जैसे कि मैंने बताया कि ये जो मेंशन किया गया है ये वर्ड, ये है आपका इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर FPTC एक्ट। और ये कोई भारत के लिए नया नहीं है, ऑल्दो इसकी चर्चा चल रही है अभी काफी समय से, ये कोई नया नहीं है। सबसे पहला और एडवांस्ड वर्जन अगर आप देखोगे प्राइवेट मार्केट के बारे में तो वो आपको मिलेगा महाराष्ट्र के अंदर, जब विलासराव देशमुख 2005 और 2006 के अंदर जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था महाराष्ट्र के अंदर। अब उसमें 2 चीजें इंट्रोड्यूस की गई थी। तो यहां पर इस पूरे वीडियो में मैं आपको इस पर्टिकुलर 2 चीज के बारे में बताने वाला हूं कि महाराष्ट्र में ये किस तरह से चल रहा था। क्योंकि अगर आप महाराष्ट्र का मॉडल समझ जाओगे तो एक तरह से यहां पर जो सरकार करना चाह रही है पूरे देश भर में उसका भी मॉडल आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हो कि 2 चीज कौन सी इंट्रोड्यूस की गई थी। एक बोला गया प्राइवेट मार्केट और दूसरा इसको कहा गया कलेक्शन सेंटर। कलेक्शन सेंटर बेसिकली यहां पर एक DML जो लाइसेंस होता है, डायरेक्ट मार्केटिंग लाइसेंस, इसके तहत ये कलेक्शन सेंटर चलाया जाएगा। और एक है आपका प्राइवेट मार्केट। तो देखिए प्राइवेट मार्केट क्या है, बेसिकली ये भी एक तरह की होलसेल मंडी है। जिस तरह से APMC मंडी है वो भी एक तरह से APMC के बाहर की ये एक तरह से आप मंडी कह सकते हो, लेकिन ये प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा सेटअप किया गया मार्केट है। जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उन्होंने इस मार्केट को सेटअप किया है, तो इसलिए इसको कहा जाता है प्राइवेट मार्केट, या फिर आप इसको ऑल्टरनेट मार्केट, ट्रेड एरियाज, आप इस तरह के वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा मैंने आपको बताया कलेक्शन सेंटर। कलेक्शन सेंटर बेसिकली क्या है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जैसे कि बिग बास्केट, रिलायंस फ्रेश, वो लोग क्या करते हैं कि कलेक्शन सेंटर के थ्रू फार्मर से डायरेक्टली जो प्रोड्यूस है उसका प्रोक्योरमेंट कर लेते हैं, डायरेक्टली फार्मर से ले लेते हैं। तो इसको फार्म गेट बोला जाता है, ठीक है। अब फार्म गेट का अर्थ ये नहीं है कि यहां पर फील्ड है वहीं पर फार्म गेट है और यहां पर कलेक्शन कर लिया, मतलब कि कई सारे फार्मर्स हैं जो कि पास में ही एक तरह का कलेक्शन सेंटर बना दिया गया, सभी लोग अपना प्रोड्यूस इधर लेकर आ गए और इधर से रिलायंस और बाकी के जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बिग बास्केट, वो इधर आती हैं और इसको कलेक्ट कर लेती हैं। तो ये 2 कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इसको मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पर ये पूरा रिफॉर्म है क्या बेसिकली महाराष्ट्र के अंदर। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं प्राइवेट मार्केट के बारे में, फिर दूसरा हम चर्चा करेंगे जो कलेक्शन सेंटर है जो कि DML लाइसेंस के थ्रू यहां पर करा जाता है पूरा, वो मैं आपको बताऊंगा। तो प्राइवेट मार्केट, इसके नाम से आप समझ पा रहे हो कि एक तरह का मार्केट यार्ड है जो कि सेटअप किया जाता है प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा, ताकि जो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज होती हैं जैसे कॉटन हो गया, कोई भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है, कमोडिटीज हैं, उसका यहां पर एक्सचेंज किया जा सके। तो होलसेल मार्केट है, रिटेल मार्केट नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब इसके लिए क्या है कि अगर किसी भी प्राइवेट प्लेयर को अगर वो मार्केट चलाना है, सेटअप करना है APMC मंडी के बाहर, तो यहां पर उसको लाइसेंस लेना पड़ता है। तो महाराष्ट्र सरकार के अंडर में ये डायरेक्टरेट आता है जिसका नाम है डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग। वो क्या करता है कि वो यहां पर लाइसेंस इशू करता है प्राइवेट प्लेयर को, ताकि वो एक तरह का मार्केट क्रिएट किया जा सके।
अब हो सकता है कि यहां पर एक ही प्राइवेट एंटरप्रेन्योर हो सकता है कि 10 प्राइवेट एंटरप्रेन्योर ने मिलकर साथ में मिलकर ये पूरा मार्केट बनाया है। तो इस तरह का मार्केट क्रिएट किया जाता है। अब इस मार्केट को बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है महाराष्ट्र के अंदर, जैसे कि 5 एकड़ का लैंड होना चाहिए मिनिमम, तब जाकर आपको यहां पर ये मार्केट सेटअप करने के लिए दिया जा सकता है। इसके अलावा वहां पर आपको कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, जैसे कि ऑक्शन हॉल हो गया जहां पर इसकी ऑक्शनिंग की जाएगी। इसके अलावा शेड्स बनाना पड़ेगा, आपको वेटिंग हॉल बनाना पड़ेगा, मोटरेबल रोड्स बनाने पड़ेंगे। ये सारे जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो करना पड़ेगा। तो यहां पर बेसिकली क्या होता था कि जो प्राइवेट प्लेयर्स अगर मार्केट सेटअप करना चाहते हैं तो अगर आप लैंड का कॉस्ट हटा दीजिए तो स्टार्टिंग में कहा जाता था करीब 4 से 5 करोड़ का यहां पर इन्वेस्टमेंट आता था मार्केट को सेटअप करने के लिए। अब महाराष्ट्र के अंदर अभी तक अगर आप देखोगे 2004-5 के बाद से जब से इसको लाया गया है तो अभी तक करीब 18 प्राइवेट मार्केट आपको महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलेंगे। तो इस तरह के प्राइवेट मार्केट ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं दोस्तों हमारे देश में, ऐसा नहीं है कि इसी बिल के थ्रू लाया जा रहा है। लेकिन हां, कई सारे चेंजेस हैं वो मैं आपके आगे बताऊंगा। अब ये जो 18 प्राइवेट मार्केट हैं, यहां पर कई प्रकार के एग्रीकल्चर कमोडिटीज का एक्सचेंज किया जाता है, जैसे कॉटन, सोयाबीन हो गया, चना हो गया। जैसे कि एक मार्केट है रामदेव कृषि बाजार, ये वशीम डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र के अंदर, वहां पर वीट, तूर, इस तरह के प्रोडक्ट्स के एक्सचेंज किए जाते हैं। वैसे ही ACF एग्रो मार्केटिंग है बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहां पर एक सिंगल कमोडिटी दैट इज सिर्फ कॉटन का यहां पर एक्सचेंज किया जाता है, बाइंग एंड सेलिंग की जाती है। तो इसके हिसाब से अगर आप देखोगे ये जितने भी 18 प्राइवेट मार्केट हैं महाराष्ट्र में 2019-20 में अगर आप देखिए टोटल टर्नओवर करीब इनका रहा 4300 करोड़ के आसपास, मतलब कि करीब 100 लाख क्विंटल के कमोडिटीज यहां पर एक्सचेंज किए गए थे, बाइंग एंड सेलिंग की गई थी। तो एक तो ये हो गया आपका प्राइवेट मार्केट, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, ये महाराष्ट्र के अंदर है। दूसरा यहां पर महाराष्ट्र के अंदर ही एक और इंटेंस फॉर्म ऑफ इंटरवेंशन है जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने किया था। प्राइवेट मार्केट के अलावा डायरेक्ट मार्केट लाइसेंसेस देने लगे। अब इसके नाम से आप देखिए डायरेक्ट मार्केट लाइसेंस, इसका मतलब ये हुआ कि बिग बास्केट को अगर डायरेक्टली फार्मर से खरीदना है तो बिग बास्केट को एक लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। रिलायंस फ्रेश को अगर यहां पर डायरेक्टली फार्मर से खरीदना है तो यहां पर रिलायंस फ्रेश को लाइसेंस लेना पड़ेगा और वो लाइसेंस मिल जाएगा तो वो फार्मर से डायरेक्टली खरीद सकता है। ऐसे नहीं खरीद सकता जब तक उसके पास लाइसेंस ना हो। और उसके बदले यहां पर जो प्लेयर्स हैं, ये जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं बिग बास्केट जिन्होंने यहां पर लाइसेंस लिया है, उनको क्या करना पड़ेगा, एक तरह का कलेक्शन सेंटर क्रिएट करना पड़ेगा, शेड्स बनाने पड़ेंगे, इसी प्रकार का, मतलब फार्मर्स वहां पर आ सकें और ये जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो उनसे डायरेक्टली परचेस कर सकें। इसके अलावा यहां पर ये जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनको बैंक गारंटी भी देनी पड़ती है 5 लाख रुपए की, मतलब उनको जमा करना पड़ता है कि कल के डेट में अगर ये कुछ धोखाधड़ी करते हैं तो उनके बैंक गारंटी से पैसा लिया जा सके। अब अभी तक अगर आप देखोगे तो करीब 1100 ये जो डायरेक्ट मार्केट लाइसेंसेस हैं वो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिए गए हैं। मैंने अभी आपको क्या बताया, प्राइवेट मार्केट के केस में तो अभी 18 प्राइवेट मार्केट्स हैं महाराष्ट्र के अंदर, लेकिन डायरेक्ट मार्केट लाइसेंस कितने लोगों को दिया गया है, 1100 दिए गए हैं। जी हां, बड़ी संख्या है ये, और ज्यादातर क्या है अभी रिसेंट ईयर्स में ही दिया गया है। और इसमें अभी आप देखोगे तो कई सारे फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनीज हैं जो कि अगेन लेती हैं, यहां पर प्रोक्योर करती हैं अलग अलग कमोडिटीज को, तो इनको ज्यादातर रिसेंट ईयर्स में देखने को मिला है, इसीलिए यह संख्या 1100 की है। अब अगर दोस्तों अगर आप फार्मर्स के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो यहां पर फार्मर भी चाहता है कि वो अपना प्रोडक्ट को, ये जो डीएमएल होल्डर्स हैं दैट इज डायरेक्ट मार्केट लाइसेंस के जो होल्डर्स हैं जैसे बिग बास्केट, रिलायंस, उनको अपना सामान बेच दे क्योंकि उनको उससे अच्छा प्राइस मिल जाता है, इसलिए फार्मर्स भी इनसे ज्यादा खुश रहते हैं। और यहां पर अगर आप देखोगे तो पिछले साल जो वॉल्यूम हुई थी वो हुई थी करीब 372 लाख क्विंटल के आसपास, जिसका वैल्यू था 2500 करोड़ के आसपास, जो पूरा ओवर टर्नओवर जो था। ठीक है, यहां पर अब हम देखते हैं कि ये फंक्शनिंग कैसे करता है, ये जो पूरे अल्टरनेट मार्केट है। अल्टरनेट मार्केट का मतलब ये जो डीएमएल वाले आपके होल्डर्स हो गए, प्राइवेट मार्केट हो गए, इसको आप अल्टरनेट मार्केट एक तरह से कह सकते हो, मतलब कि एपीएमसी मंडी के अलावा जो मार्केट है। अब हर साल यहां पर क्या होता है कि ये जो लाइसेंसेज हैं उसको रिन्यू करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि यहां पर एक बार लाइसेंस ले लिया और जीवन भर चलता रहा, हर साल यहां पर डायरेक्टरेट से जो लाइसेंस है वो रिन्यू कराना पड़ेगा। और यहां पर किसी भी प्रकार का फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज पाया जाता है तो उनके ऊपर एक्शन लिया जाता है लाइसेंस होल्डर के ऊपर, और बैंक गारंटी भी यहां पर उससे पैसा निकाल लिया जाता है। जहां तक ये जो डायरेक्ट मार्केट लाइसेंसेज हैं जिनके पास, उनको अपनी तरफ से देखिए अब क्या करना पड़ता है। अब यहां से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। प्रॉब्लम क्या होती है कि अब समझो
एक तरफ एपीएमसी मंडी है यहां पर, जो कि रेगुलर यहां पर कई सालों से चलता आ रहा है, ये पूरा मंडी है। यहां पर अब राज्य सरकार ने क्या किया, अलग अलग प्राइवेट मार्केट खोल दिए, टोटल 18 मार्केट्स हैं। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया, कई सारे डीएमएल ये जो लाइसेंस है वो यहां पर इशू किए जा चुके हैं, मतलब 1100। अब क्या होता है कि सपोज एक एपीएमसी मंडी है, 50 किलोमीटर का पूरा रेडियस में एक एपीएमसी मंडी आती है, ठीक है, इतना बड़ा। अब वहां पर सपोज दो लोगों के पास ये डीएमएल का लाइसेंस है, ठीक है, ये जो डायरेक्ट मार्केट लाइसेंस होल्डर हैं, 2 लोगों के पास है। तो यहां पर जितना भी टर्नओवर होता है इनके पास, ये जितना भी खरीदते हैं, तो उनको क्या करना होता है कि इसका 1.05% सेस क्या करना होगा, जो एपीएमसी मंडी है वहां पर जमा करना होता है। आ रहा है समझ में? यहां पर ये जो लाइसेंस होल्डर हैं उनको क्या करना पड़ेगा, जितना भी टर्नओवर होगा उनके थ्रू उसका 1.05% सिंपली क्या करना होगा, एपीएमसी मंडी को दे देना होगा। अब यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। ये जो डीएमएल होल्डर्स हैं उनका ये कहना है कि ना तो हम एपीएमसी मंडी का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल कर रहे हैं, ना उनसे कोई सर्विस ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें ये जो सेस है 1.05% का वो इनको देना पड़ता है, वो गलत है। अब देखिए, नए वाले कानून आने से ये चीजें चेंज हो गई। क्यों चेंज हो गई? नए वाले कानून में बोला गया कि एपीएमसी मंडी के बाहर जितना भी ट्रांजैक्शन होगा वहां पर किसी भी प्रकार का सेस नहीं लगाया जाएगा। और इस बार यही देखने को मिला। सितंबर अक्टूबर के महीने में यहां पर महाराष्ट्र के द्वारा ये जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है एफपीसी, उनके द्वारा बताया गया कि हमने करीब 2600 टन ऑफ सोयाबीन यहां पर फार्मर से डायरेक्टली प्रोक्योर किया है। पहले ये पॉसिबल नहीं था। पहले क्या होता था कि हमें इस तरह के सेस देने पड़ते थे जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ जाता था और हम प्रोक्योर नहीं कर पाते थे। तो ये एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जो नया एक्ट आया है इसके थ्रू यहां पर बोला गया है कि हम डायरेक्टली फार्मर से और भी प्रकार के जो गुड्स हैं उसको हम प्रोक्योर कर रहे हैं। तो एक तो ये चीज आपका चेंज हुआ। दूसरा आप देखिए दोस्तों, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा है। अब आपके मन में सवाल आना चाहिए कि एपीएमसी मंडी के बाहर महाराष्ट्र के अंदर, मैं सिर्फ महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं अभी सिर्फ, कि एपीएमसी मंडी के बाहर ये जो लाइसेंस दिए गए हैं जिनको, जो प्राइवेट मार्केट हैं, वहां पर किस दाम पर सेल किया जाता है, जो बिक्री होती है, खरीद बिक्री होती है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, वो किस दाम पे किया जाता है? क्या वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो सरकार अनाउंस करती है उस पे होता है? बिल्कुल जी हां। यहां पर क्या हुआ है, बेसिकली महाराष्ट्र सरकार ने बोला गया है कि प्राइवेट मार्केट हो चाहे लाइसेंस होल्डर हो, जिनके पास भी, वो यहां पर फार्मर से एमएसपी के नीचे नहीं खरीद सकते। जी हां, यहां पर जितना भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, सपोज 1500 रुपीज पर क्विंटल यहां पर अनाउंस कर दिया गया कि वीट का दाम होगा, तो 1500 से नीचे 1450 रुपीज में यहां पर बिग बास्केट या फिर रिलायंस फ्रेश हो, वो यहां पर खरीद नहीं सकती है। अब इसको, अब यहां पर भी प्रॉब्लम आ जाता है। प्रॉब्लम देखिए क्या है, अगर मार्केट के अंदर प्राइस, प्राइवेट मार्केट के अंदर प्राइस सपोज 2000 रुपए पर क्विंटल है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर जो बिग बास्केट है या फिर जो भी बड़े प्लेयर्स हैं उनको ये 2000 पे करना होगा और फार्मर्स को ये मिल जाएंगे। प्रॉब्लम कब आती है कि जब प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है और डिमांड कम है आपका, तो सप्लाई ज्यादा है, मतलब मार्केट के अंदर प्राइस नीचे आ गया। प्राइस नीचे आ गया मतलब अब क्या जो मार्केट प्लेयर है वो खरीद सकता है? सपोज मैं कह रहा हूं वीट का दाम 1200 रुपए आ गया, तो क्या ये जो बड़े प्लेयर्स हैं वो 1200 में खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि प्रोक्योरमेंट रुक जाता है। ये जो डायरेक्ट मार्केट लाइसेंस होल्डर हैं वो अपना प्रोक्योरमेंट रोक देते हैं, क्योंकि यहां पर महाराष्ट्र के कानून में लिखा हुआ है कि एमएसपी के नीचे नहीं बेचा जा सकता, मतलब 1500 के नीचे नहीं हो सकता। लेकिन मार्केट में प्राइस क्या है एक्चुअली, वो 1200 आ चुकी है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई का यहां पर गैप है। तो ये कई बार प्रॉब्लम देखने को मिलता है और इसमें अगर कोई भी धोखाधड़ी करता है तो यहां पर उसके लाइसेंस को रद्द कर दिया जाता है, ऐसा कानून में है। लेकिन एक्चुअल में आप देखोगे तो ऐसा होता नहीं है। कई बार यहां पर इस तरह की चीजें नहीं की जाती हैं, क्योंकि जो एक्सपर्ट हैं, जो यहां पर खरीदते हैं, उनका यह कहना है कि ये चीजें सप्लाई और डिमांड के ऊपर वर्क करती हैं। यहां पर अगर दाम 1200 हो गया है तो हमें 1200 में खरीदने देना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम आ जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अब देखिए यहां पर क्या हुआ है कि अब क्या हो जाएगा, नया वाला जो कानून आ रहा है वहां पर ये लागू नहीं होगा एमएसपी। वहां पर इस तरह की चीजें हट जाएंगी। जो प्रतिबंध है आपका कि अगर यहां पर सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो आप 1200 में भी खरीद सकेंगे और यहां पर कोई भी एक्शन उनके ऊपर नहीं लिया जा सकेगा। अब अगर आप देखोगे दोस्तों, यहां पर अभी तक ये पूरा जो रिफॉर्म है महाराष्ट्र के अंदर, ये किस तरह से वर्कआउट किया है, तो कोई बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा है। कहने का मतलब ये था कि आप देखोगे तो मंडी से कितना डाइवर्ट हुआ है, मतलब जो एपीएमसी मंडी थी वहां से कितना परसेंटेज आपका प्राइवेट मंडीज में डाइवर्ट हो गया है। तो मुश्किल से करीब 22% का बिजनेस बताया जाता है, और वो भी अगर आप देखोगे तो ज्यादातर कॉटन, ऑयल सीड्स, इन्हीं तक ये चीजें सीमित हैं। एनुअल टर्नओवर आप देखिए तो करीब अभी भी एपीएमसी मंडी का महाराष्ट्र के अंदर 48,000 करोड़ के आसपास है। तो
ओवरऑल आप कह सकते हो कोई बहुत ज्यादा इसमें चेंजेस देखने को नहीं मिला है। प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि प्रॉपर प्राइस डिस्कवरी अभी भी नहीं हो पाती है। मेन मकसद क्या था यहां पर महाराष्ट्र के अंदर ये जो प्राइवेट मंडीज हैं इस तरह के लाने की चीजें, मेन मकसद क्या था? मेन मकसद यही था कि नया प्राइस डिस्कवरी हो सके, वो अपने हिसाब से यहां पर चीजें डिसाइड करें। लेकिन कानून के अंदर कुछ प्रॉब्लम थी, वो मैंने आपको क्या बताया यहां पर, जैसे कि एमएसपी के नीचे चीजें नहीं खरीदी जा सकती, इसके अलावा यहां पर कुछ सेस भी देना पड़ेगा। तो ये जो चीजें थी जिसकी वजह से अभी भी आप देखोगे महाराष्ट्र के अंदर ये चीजें उतनी ज्यादा आपकी सक्सेस नहीं हुई हैं। यहां पर बोला गया है कि जो कंपटीशन जो देना चाहिए था इन प्राइवेट मंडीज को एपीएमसी के ऊपर, वो अभी तक नहीं हो पाया है। तो ये मेन चीज, आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि जो नया कानून आ रहा है वो इन सब चीज को हटा देगा। लेट्स सी कि आगे क्या होता है, क्या ये सक्सेस होता है नहीं होता है, वो बात की बात है, जरूरी नहीं है कि वो सक्सेस हो ही जाएगा, लेकिन लेट्स सी कि क्या होता है। बाकी आई होप कि ये जो प्राइवेट मार्केट का कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आया होगा महाराष्ट्र के एज एन एग्जांपल के थ्रू। जाने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं, यहां पर आपको बताना है, आपने सुना होगा असम के अंदर जो बराक वैली है, बराक वैली आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ये जो सदर्न साइड है जो त्रिपुरा के साथ बांग्लादेश के ये जो साथ बॉर्डर शेयर करता है, आप देखे होंगे। तो ये जो बराक वैली है ये किस चीज के लिए फेमस है, कौन से कल्टीवेशन, क्रॉप कल्टीवेशन के लिए फेमस है? लेट मी नो इसका आंसर क्या होगा। मैं जो इसका राइट आंसर है अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, आप स्टोरीज में जाकर इसको प्ले कर सकते हो। अगर आप उनसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।